हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। आई एम देवेंद्र सिंह और आज अपन कर रहे हैं डे 7, यानी कि हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस का लास्ट क्लास है ये आपका। और इसके अंदर आपको लीनियर इक्वेशन बिल्कुल ट्रेन कर देंगे ना, जबरदस्त तरीके से। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो भी आपके लिए पॉसिबल है, बोर्ड एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं कराने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना और मजा आएगा आपको। तो मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे आज का टॉपिक है अपना रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशंस। अभी रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशंस क्या है? रिड्यूसिबल यानी कि लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना होगा। ओके, तो बेसिकली यहां पर इसमें पढ़ने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एंड दैट एक्सप्रेशन इज 1/2x और मैंने इसमें कहा कि लेट 1/x इज इक्वल्स टू a। एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2/x और इन दोनों के अंदर ही मैंने आपको सेम चीज दी है, 1/x इज इक्वल्स टू a। अब आप मुझे बताओ कि यहां पे क्या रिजल्ट निकल कर आएगा और यहां पे क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो अगर मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपका दिमाग इस तरीके से काम करना चाहिए। क्या हम इसको बोल सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/x? बताओ, बोल सकते हैं इस तरीके से? बिल्कुल बोल सकते हैं। और इसीलिए आप 1/x को a लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा a/2। और यहां पर क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x और 1/x को आप a मानोगे तो आपका आंसर आएगा 2a। तो इस तरीके से मुझे आपको ये बात समझानी थी कि कई बार एग्जाम के अंदर यहां बच्चे गलती कर देते हैं, दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका लिख देंगे ऐसा और इसका लिख देंगे इस तरीके से। तो ये चीज नहीं करनी है, ध्यान रखना। थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर रहो चीजों के अंदर। मैथ्स के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको इस अकॉर्डिंग सोचना आना चाहिए। 1/2x का मतलब होता है हाफ मल्टीप्लाई 1/x और आपको पता है कि यहां पर 2/x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल है, ध्यान रखना। और इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके, so let's start the questions of our exercise. This is exercise 3.6, question number 1. 3.6 इस चैप्टर की ऑप्शनल से सेकंड लास्ट एक्सरसाइज सकते हैं आप एक तरीके से, ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी। बेसिकली वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर के अंदर होगा। अब वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो हमारे लिए सॉल्व करना पॉसिबल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि इन इक्वेशंस को मुझे रिड्यूस करना होगा पहले लीनियर इक्वेशन में। ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसकी उसको ऊपर से पावर माइनस में आएगी और आप जानते हो कि लीनियर के अंदर पावर होती है 1, ना कि -1। और -1 वाला तो यार पॉलिनोमियल नहीं होता पहली बात, तो उसको कहाँ इक्वेशन में आप मर्ज कर रहे हो। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1/2x + 1/3y, इस वाले पार्ट के अंदर आपको इस बात की क्लैरिटी ढंग से होनी चाहिए कि ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है इसको हमें रिड्यूस करना है। और बेसिकली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको रिड्यूस करेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा, मैंने यहां से स्टार्ट किया अपना सोल्यूशन। मैंने लिखा लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। उसका रीजन क्या है? बिकॉज दोनों जगह 1/x 1/y है, तो हम उस अकॉर्डिंग इसको काम कर सकते हैं। 1/x को a माना, 1/y को b माना है हमने। और अब हम लोग लिखने वाले हैं इसको इस तरीके से। ये जो इक्वेशन आपके सामने है 1/2x लिखा हुआ है, आप सब जानते हो इसका मतलब होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/x। मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसका मतलब है 1/3y का मतलब होता है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/y। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम पुट करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन? ये हो जाएगा आपके पास a/2 + b/3 इज इक्वल्स टू 2। और आप जानते हो कि इस इक्वेशन को हम चाहें तो अच्छे से रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने रिड्यूस किया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर निकल के आएगा एक्सप्रेशन, एलसीएम 6 आया था इक्वल्स टू 2 हो गया। तो आंसर निकल के आ रहा है 3a + 2b इज इक्वल्स टू 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने रिड्यूस करके निकाली। तो बेसिकली हमारा टारगेट बहुत ही सिंपल सा है कि हम अपॉन में जो x और y आ रहे हैं उनको चेंज करेंगे a और b की फॉर्म में। और जैसे हम इनको a और b की फॉर्म में बदलेंगे, जैसे ही हम इनको a और b की फॉर्म में बदलेंगे, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि इनको a और b की फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है कि इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने कहा सर इस वाली इक्वेशन के अंदर हमारे पास, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां पर 1/3x लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, और प्लस 1/2y लिखा हुआ है और इसके इक्वल टू में है 13/6। तो आप यहां पर 1/x को a माने थे तो आपका आंसर आएगा a/3 + b/2 इज इक्वल्स टू 13/6। यहां पर आपका एलसीएम निकलने पर आएगा 2a + 3b/6 इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 2a + 3b इज इक्वल्स टू 13। एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। यह आपकी सेकंड इक्वेशन है और मेरे पास जो उधर इक्वेशन थी वो आपकी ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस की बात करते हैं। 3a + 2b = 12 और यहां लिखा हुआ है मेरे पास 2a + 3b = 13। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे बेटर लग रहा है कि एक मेथड में अप्लाई कर सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड। वो इक्वेशन जो थी वो क्या है? 3a + 2b = 12। 3a + 2b इज इक्वल्स टू 12। ये दोनों इक्वेशन मैंने अपने सामने लिख ली है
और मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहां पर किसी का भी कोफिशिएंट हम सेम कर सकते हैं, चाहे ए का कर लो बी का कर लो, बात एक ही है। सबको पता है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 2 से कर दूंगा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो क्या बनेगी इक्वेशन ये 6a प्लस 3 3 9 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 13 3 कितना होता है 39, 2 3 6 6a 2 2 4 प्लस 4b और इक्वल्स टू में कितना आएगा 12 2 24 24। दोनों को मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने पर इनके साइन क्या हो गया चेंज, ये हो गया कैंसिल। इनको सॉल्व करने पे कितना आएगा 5b, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया भाई माइनस करने पर 15। तो b कितना निकल के आ रहा है 3। आप b की इस वैल्यू को उठा करके इन दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट कर दो, आपने यहां पुट कर दिया तो 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 13, 2a इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 2a इज इक्वल्स टू 4 और a निकल के आएगा 2। द वैल्यू ऑफ a इज 2। a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू 3 आ रही है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पास 1/x जो था वो a के इक्वल था, तो बेसिकली 1/x इज इक्वल्स टू 2 है। तो आपको x निकालना, तब उसका रेसिप्रोकल करोगे, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/2। 1/y इज इक्वल्स टू 3 है और यहां से y की वैल्यू निकल के आएगी 1/3। तो बेसिकली हमारे पास ये हमारे आंसर्स निकल के आए हैं। ध्यान रखना कई बार ऐसा होता है कि हम a और b को निकाल कर सोच लेते हैं कि हमारे यही आंसर्स है, तो a और b को निकाल कर ये नहीं सोच रहा है। ध्यान रखना हमारे आंसर जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, x इक्वल्स टू हाफ और y इक्वल टू 1/3। तो मैंने आपको पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई है, किस अकॉर्डिंग हमने रिड्यूस किया। अब हम इसी क्वेश्चन के अदर पार्ट्स को ध्यान से देखेंगे और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि किस अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना है। थोड़े से उनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसका सेकंड पार्ट देखना है, इसमें रूट आ गया इस बार। अभी सेकंड पार्ट के अंदर रूट को देखकर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि दोनों जगह सेम एक्सप्रेशन है 1/√x 1/√y 1/√x 1/√y। तो बेसिकली अगर हम लोग यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यही तो स्टार्ट करेंगे, लेट 1/√x इज इक्वल्स टू a एंड 1/√y इज इक्वल्स टू b। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस बिकम्स 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। और ये इक्वेशन क्या बनेगी 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। यहां तो कोई दिक्कत, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। ये दो इक्वेशंस आपके सामने हैं। अब इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2 एंड 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, दोनों को एलिमिनेट करना चाहिए। मेरे को फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 3 से। मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 1 बाय 3, तो कितना हो गया ये 6a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 2। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेट करूंगा, तो हम लोग मेंशन करते हैं 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू, इक्वेशन इज 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1 and our next equation is 6a plus 9b equal to 2. 6a plus 9b is equals to 2. हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना भूल गए यार। 3 2 से कितना, 3 2 से कितना होगा 6 होगा। तो मेंशन किया हमने, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा भाई, 6 लिखो। और दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया बिकॉज b इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आएगा tan a इज इक्वल्स टू 5 एंड a इक्वल टू निकल के आएगा 1/2। आप इस a की वैल्यू को यूज कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। सपोज आपने इस इक्वेशन में यूज कर लिया 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ माइनस 9/9b इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास -1। इनको सॉल्व करने पर आ रहा है 2, तो यहां पे आएगा 2 माइनस 9b इक्वल्स टू -1, माइनस 9b इक्वल्स टू -3 और यहां से हमारे पास b की वैल्यू निकल के आएगी 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है आपके पास। अब आपको ध्यान से इस बात को समझना है कि 1/√x इज इक्वल्स टू, हमारे पास a था, इसका मतलब 1/√x इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। ऑन रेसिप्रोकल बोथ वैल्यूज वी गेट x इज इक्वल्स टू 4। कैसे आपने इसे रेसिप्रोकल किया, √x इक्वल्स टू 2 आएगा और √x नहीं चाहिए, हम x ढूंढने आए यार, तो x कितना निकल के आएगा 4। 1/√y इज इक्वल्स टू b था, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3, हमने 3 लिखा और जैसे ही √y निकल के आएगा हमारे पास 3 के इक्वल, हम बोल सकते हैं y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 9। तो ये आपके दोनों आंसर्स निकल के आ गए। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से कोई चेंज आएगा तो हम लास्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं ना, बाकी तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम सा चल रहा है। देखो इसका थर्ड पार्ट देखो, इन थर्ड पार्ट इज वेरी सिंपल। इसमें आपको हिंट दूंगा, आपको खुद से करना है, ध्यान रखना, बिकॉज y ऑलरेडी अपना ऊपर है। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, यहां पर हमें
सिर्फ लेट 1/x इज इक्वल्स टू ए करना चाहिए, ओनली 1/x को ए मानो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, और ये क्या बन जाएगी 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बड़े आराम से a और y की वैल्यू निकाल सकते हो। जो y की वैल्यू आएगी वो तो हमारा a का आंसर आ चुका है, a की वैल्यू आने के बाद यहां पुट करके x को निकालना मत भूलना, या आपको खुद से करना है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो। इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि यार ये क्या इतना बड़ा बड़ा दे दिया, तो बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे भी x माइनस 1 है, यहाँ पे भी x माइनस 1, यहाँ पे y माइनस 2, यहाँ पे y माइनस 2 है, दोनों में सेम है कॉन्सेप्ट। तो आप लिखोगे यहाँ पर लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू a मानेंगे एंड 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू हम लोग b मानेंगे। ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन की वैल्यूज को अज्यूम किया, तो उससे इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये बन जाएगी हमारे पास 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, और ये कितनी बन जाएगी 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। यहां पर आप कॉमन लोगे, लेकिन कॉमन लेना कोई फायदा नहीं होगा। कॉमन लोगे, अगर आप 3 कॉमन निकालोगे तो वहां अपॉन में जाएगा और 1/3 बन जाएगा। वैसे 1/3 को सॉल्व करने में हम लोग फुल कंफर्टेबल है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 1/3 हमसे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नॉर्मल इक्वेशन है, अगर फ्रैक्शन की वैल्यू को अलाउड ना कर ज्यादा बेटर है। तो मैंने इस वाली इक्वेशन को, जो इक्वेशन है हमारे सामने है, और आगे चल के मैं आपको सिखा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी हमारे पास ऑप्शंस थे, तो हमने इस फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन जो है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो आपकी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, 3 5 15 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6, और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। और आपने दोनों इक्वेशन को क्या किया था, ऐड किया था, बिकॉज b से b कैंसिल हो रहा है उससे, तो आपने पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। कितना हो गया 21a इज इक्वल्स टू 7, और a निकल के आ रहा है 1/3। आप इस वैल्यू को कहीं भी यूज कर सकते हो, आप इस वाली इक्वेशन में यूज कर लो। 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1, 3 से कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स आप बोल सकते हो 2 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 हो गया। और आप बोल सकते हो यहां पर कि माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, माइनस 3b इक्वल्स टू -1, और b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1/3 निकल के आएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। हम जानते हैं कि 1/x माइनस 1 1/x माइनस 1 a के इक्वल है, 1/y माइनस 2 b के इक्वल है, 1/x माइनस 1 a के इक्वल है, और a की वैल्यू कितनी है 1/3। तो यहां से हमने सॉल्व करना शुरू किया, x माइनस 1 इक्वल टू 3 आएगा, और x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4। आगे चलते हैं, 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू b है, यानी कि 1/3 है, y माइनस 2 इक्वल टू 3 है, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी चीजें। तो आप देख सकते हो कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ वैसा था, बस लास्ट में आकर आपने देखा थोड़ा सा चेंज आया, 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3। चेंज क्या है, वही है, बस x को निकालने के लिए 1 को उधर भेज दिया हमने, और सीधा कुछ नहीं किया। ये है उसका 5th पार्ट। अब 5th पार्ट और इसके आगे वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसे है। अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है तो मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार ये 1/xy कहां से आ गया। तो मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखना। मैं इस इक्वेशन को जरा इस तरीके से चेंज करूंगा, 7x/xy माइनस 2y/xy। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, और आप बोल सकते हो कि 7/y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5 आएगा। अब ये इक्वेशन पूरी यहाँ पे कंट्रोल में। सिमिलरली आप इस इक्वेशन को क्या बनाओगे, 8x/xy प्लस 7y/xy और इक्वल टू में कितना आ रहा है 15। सॉल्व किया आपने, कितना निकल के आएगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 15। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको एक ही चीज करनी है, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a मानना है और 1/y इज इक्वल्स टू b मानना है। 1/x को आपने a माना है, 1/y को आपने b माना है। सिंपली आप पुट कर दो, ये इक्वेशन हो जाएगी 7b माइनस 2a इक्वल टू 5 और 8b प्लस 7a इक्वल टू 15। और फिर आपको नॉर्मली सॉल्व करना और आराम से निकालना। तो मेनली आपको जो मेरे को सिखाना था वो ये वाला पार्ट सिखाना था कि हम xy को सेपरेटली अपॉन में शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन है। यहां पे उसने x, देखो इसमें xy इसने इधर भेजने की कोशिश की है। देखो ध्यान से, अगर आप कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा कि जो xy था वो यहां है। अगर हम चाहें तो उसको ऑपोजिट शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों के अंदर कुछ खास डिफरेंस है नहीं। बस उसने क्या किया है, नॉर्मली आपके सामने उसने सिर्फ और सिर्फ xy को उधर भेज दिया। तो हम इसको दोबारा लिख लेंगे इस तरीके से, 6x प्लस 3y अपॉन xy और इक्वल्स टू में आएगा 6। फिर हम लोग xy को
इंडिविजुअली शिफ्ट करेंगे इनके नीचे इस तरीके से और इक्वल टू में आएगा 6। इक्वेशन क्या बन जाएगी 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और आप इसको बना लो अब 2x प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5, 2 अपॉन 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई और इक्वल टू में कितना आएगा 5। तो आप कह सकते हैं कि यहां पे आएगा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मली 1 अपॉन एक्स को a मानना है, 1 अपॉन वाई को b मानना है और सिंपल वैल्यूज पुट करने की कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें सॉल्व करने में। तो लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आप क्या मान लेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू a मान लो एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू b मान लो। बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं यहां पर। अब ये क्वेश्चन ये इसका 7th पार्ट है और 7th और 8th पार्ट दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th पार्ट भी आपके सामने और 8th पार्ट भी आपके सामने है और दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखना। इन दोनों के अंदर ही बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। 7th पार्ट के अंदर बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a मानना है और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b मानना है। बेसिकली यहां पर मुझे 2 बार इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना हो जाएगा, ये tan a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 और ये कितना हो जाएगा 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। क्लियर दिख रहा है इधर कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सपोज 10 से 5 से, सॉरी अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे 5 से और इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 2 से, तो मेरे पास इक्वेशंस क्या क्या निकल के आएंगी। आप कह सकते हो कि आपके पास जो इक्वेशंस निकल कर आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी। 5 10 का कितना हो गया 50, 50a प्लस tan b इज इक्वल्स टू 20। यहां पर ये कितना आएगा 15 2 30 माइनस tan b, 30a माइनस tan b इज इक्वल्स टू -4। और आपने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा 80a इज इक्वल्स टू 16 और a कितना निकल के आएगा 16 अपॉन 80 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 5। अब आप चाहो तो इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर लो या इनकी जो मेन इक्वेशंस थी उनमें पुट कर लो। आपने यहां पुट कर लिया, कहीं पुट कर लिया, तो सपोज आपने यहां पुट किया इस इक्वेशन में tan a प्लस 2b वाली में, tan मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5 tan a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। 5 2 tan हो गया, 2 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है और 2b निकल के आएगा यहां पर 2 के इक्वल और b निकल के आएगा यहां पर 1 के इक्वल। द वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड वैल्यू ऑफ a इज 1 अपॉन 5। अब हम लोग अगर बात करें मेन उस पार्ट की तो 1 अपॉन x, देखो ध्यान से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ए था हमारे पास, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ए इज 1 अपॉन 5 और x प्लस वाई कितना निकल के आ रहा है 5 के इक्वल निकल के आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड मान लो, दिस इज थर्ड इक्वेशन क्योंकि 2 इक्वेशन हम पहले मान चुके हैं। सिंपली अगर आप आगे देखोगे तो हमारा जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई था वो b के इक्वल था, तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई जो होगा वो 1 के इक्वल होगा और x माइनस वाई कितना निकल के आएगा 1 के इक्वल निकल के आएगा। दिस इज द सेकंड फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को आपको फिर से एलिमिनेट करना है और जैसे आप इनको एलिमिनेट करोगे आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा है। ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 6 हो गया और x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 3। अब जो x की वैल्यू हमारे पास वो 3 निकल के आ रही है और इस वैल्यू को उठाकर आप कहीं पुट कर दो, यहां पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था, जैसे आपने पुट किया 3 y निकल के आ गया 2 के। x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 2 निकल के आ रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ध्यान रखना x इक्वल्स टू 2 y इक्वल टू 2, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल टू 2। मैंने क्यों कहा था आपसे कि यहां पर 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। देखो एक बार तो आप एलिमिनेशन लगा रहे हो a और b को निकालने के लिए, आपने फिर दोबारा से एलिमिनेशन लगाया लेकिन इस बार आप निकाल रहे हो x और y को। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कितना आसान काम है, एकदम सिंपल सा। अब देखो इसका 8th पार्ट, और ये 8th पार्ट क्या कहता है जरा ध्यान से देखना। 8th पार्ट बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है 8th पार्ट में। तो इन 8th पार्ट क्लियर दिख रहा है कि 1 अपॉन 3x प्लस वाई 1 अपॉन 3x माइनस वाई यही वैल्यूज है। तो मैं लिखा यहां पे लेट 1 अपॉन
3x प्लस वाई, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a हो गया है, एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b हो गया। हमने इस तरीके से वैल्यूज को अज्यूम किया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। आप चाहो तो 4 को तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको फिलहाल ऐसे छोड़ दो। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब क्योंकि आपको पता है कि इस इक्वेशन का मतलब है, देखो यहां पे लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस वाई, इसका मतलब होता है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3x प्लस वाई। हम लोग सब जानते हैं इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग 1 अपॉन 3x प्लस वाई को a मान चुके हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आएगा इस वाले पार्ट के अंदर, ये बनेगा हमारे पास a अपॉन 2 माइनस 5b अपॉन 2 और इक्वल्स टू में आएगा माइनस का 1 अपॉन 8। अब हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये a माइनस 5b है, देखो अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आएगा a माइनस 5b इज इक्वल्स टू, वो 2 चला जाएगा इधर, तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और हम कह सकते हैं कि a माइनस 5b कितना निकल के आएगा, माइनस का 1 अपॉन 4 निकल के आएगा। दिस इज द इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। ये दो इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई, a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन 4, a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों वैल्यूज को लेकर चलना है और इन दोनों वैल्यूज को लेकर के सॉल्व करके a और b निकालना है। जैसे हमने 7th पार्ट किया था वैसे 8th पार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। इन दिस पार्ट द इक्वेशन इज a प्लस b इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। अब आप बोलोगे सर फ्रैक्शन में 4 को उधर मल्टीप्लाई कर लेगा, कोई जरूरत नहीं हमको मल्टीप्लाई करने की, आपको फ्रैक्शन कभी ना कभी तो सीखना ही है हमको, तो अभी सिखा देते हैं। a माइनस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4, और इसमें सीखने ऐसा कुछ है ही नहीं, ये इतना आसान काम है, इसको हद नहीं है। आपने दोनों इक्वेशंस के अंदर a का कोएफिशिएंट सेम देखा और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये निकल के आएगा 6b। मुझे ये सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा 3 अपॉन 4 एज इट इज, और ये प्लस साइन के साथ 1 अपॉन 4 एज इट इज। 6b इक्वल टू निकल के आएगा 4 अपॉन 4, और हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू निकल के आएगी, ये 1 हो गया, तो b की वैल्यू निकल के आएगी 1 अपॉन 6। द वैल्यू ऑफ b इज 1 अपॉन 6, b की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 6। अगर आप इस वैल्यू को उठाकर ये कहीं भी पुट करते हो, सपोज आपने यहां पुट कर दिया, a प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6। 6 4 का कितना हो गया, आप इसका एलसीएम लोगे 12 आएगा, यहां पर यहां कितना हो जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू 9, और यहां पे कितना हो जाएगा 2। a इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ रहा है, 7 अपॉन 12। एक बार फिर से वैल्यूज को चेक कर लेते हैं क्या हमने सही सॉल्व किया है। बिल्कुल तुम्हारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है एकदम सेम है, a अपॉन 2 माइनस 5b अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। इक्वेशन हमारे सामने है, a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन 4, सॉल्व किया हमने, माइनस का 1 अपॉन 4 आया, और जब इस तरफ वैल्यूज को लिखा तो इस टाइम a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन 4 था और a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 था। सॉल्व किया, साइन चेंज किया, कैंसिल हो गया, इनको सॉल्व करने पर 6b आ रहा है, और ये निकल के आ रहा है हमारे पास 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 दैट विल बी इक्वल टू 1, b आ रहा है 1 अपॉन 6। इस वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन 6 उधर भेज दिया है, एलसीएम 12 आ गया, 9 माइनस 2 हो गया, और हमारा आंसर आ रहा है 7 अपॉन 12। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो बिल्कुल क्लियर है, अभी भी हमारे सामने लिखी हुई है। इक्वेशंस क्या क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, द इक्वेशन इज 3x प्लस वाई, सॉरी 1 अपॉन 3x प्लस वाई, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a था, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 अपॉन 12। 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b था, उसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 6। अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां से 3x प्लस वाई कितना निकल के आएगा, 12 अपॉन 7, और 3x माइनस वाई कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 6। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सपोज ऐड कर रहे हैं, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आएगा 6x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 7 प्लस 6। बेसिकली यहां पर एनसीईआरटी से किसी ना किसी वैल्यू को लिखने में किसी साइन की मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है इसके अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, a की जो वैल्यू और b की जो वैल्यू आती है वो बहुत सिंपल सी आती है, इनको सॉल्व करने पर जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है वो भी बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन निकल कर आता है। तो बस इस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा बस ये समझना कि मैंने जो सॉल्व किया है वो पैटर्न बिल्कुल सेम है।
मैथड आपको एक ना हो सकता है कि यहाँ एक साइन की छोटी सी मिस्टेक हो गई है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं वैल्यू मिस्टेक है, या तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पर 1 ही है ऑलरेडी। इस जगह 1 था, 5 की जगह शायद 1 लिखा हुआ था, और यही थोड़ा सा एक मिस्टेक मेरे को इसमें लग रहा है। ये मिसप्रिंट है, यहाँ 5 की जगह 1 होना चाहिए था। अब हमने 5 लेकर सॉल्व कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना कि वैल्यू कुछ भी हो, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप आराम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो वैल्यूज दे रखी उस अकॉर्डिंग जो हमने निकाला, उस अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? तो हमारा आंसर निकल के आएगा 6x इज इक्वल्स टू 12/7 + 6 एंड योर आंसर बिकम 12 + 42/7। 6 को नीचे भेज दो, x निकल के आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ रहा है? 54/7 6 कितना होता है? 42। वैसे आप इसको चाहो तो 6 से कैंसिल भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। 6 9 सा 54 होता है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9/7। दैट विल बी ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस x की वैल्यू को लेकर के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, इस जगह जहां हमारा इस x की वैल्यू को लेकर हमने किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दिया, सपोज यहां पुट कर दिया, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने आने वाली है, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। अब जैसे कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में फिगर में दिख भी रहा होगा कि डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के साथ जा रहे हो। देखो एरो भी यानी कि पानी भी इधर मूव कर रहा है और आप भी नाव में बैठकर इधर ही जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। क्या कहते हैं इसको? डाउनस्ट्रीम कहते हैं। और जब पानी उधर जा रहा है लेकिन आप अपनी बोट को इधर चला रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। फ्लो के अगेंस्ट चल रहे हैं तो उसको अपस्ट्रीम कहेंगे, फ्लो के साथ चल रहे हैं उसको डाउनस्ट्रीम कहेंगे। अब आपके पास यहां पर जो एक्सप्रेशन है उसमें लिखा हुआ है कि एक बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, 44 डाउनस्ट्रीम चलती है 10 आवर्स के अंदर, यानी कि ये बोट 30 अपस्ट्रीम और 44 डाउनस्ट्रीम 10 घंटे के अंदर पूरा कर लिया इसने कंप्लीट। 13 आवर्स में इसने 40 अपस्ट्रीम और 50 डाउनस्ट्रीम कवर किया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लेकिन अब इसको फ्रेम कैसे करें ध्यान से सुना। तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, जिस तरीके से मैंने आपको 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन समझाया था ढंग से कि ये करना ही करना है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के अंदर आप उसी तरीके से ये स्टेप्स दिमाग में रट लो अच्छी तरीके से, ये करना ही करना है आपको। लेट द स्पीड ऑफ, अब आप स्पीड कुछ ही मानो, वो आपकी प्रॉब्लम है। आपने कहा लेट द स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि यहां पे 2 चीजें होती है, एक तो बोट की स्पीड होती है और एक स्ट्रीम की स्पीड होती है। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x km/h एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y km/h। बोट की स्पीड x km/h है, स्ट्रीम की स्पीड y km/h है। और आपको बहुत सिंपली इतना समझना है कि बोट की और स्ट्रीम की स्पीड जो हमारे सामने है, इनमें हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा है तभी आपकी नाव अपस्ट्रीम चल पा रही है। अगर आपकी स्पीड कम होती ना पानी की स्पीड से, जैसे पानी जा रहा है वैसे आपको जाना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जब कभी किसी बहती नदी में, आप जब राफ्टिंग में अगर आपकी राफ्ट पलट जाएगी तो आप उस पानी के अगेंस्ट तैर, आपको बहुत जोर आएगा, आप उसके अगेंस्ट तैर ही नहीं पाओगे, बिकॉज वो फ्लो बहुत ज्यादा होगा, आपकी स्पीड उस फ्लो को ओवरकम कर ही नहीं पाएगी। तो बेसिकली यहां पर बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है पानी की स्पीड से, इसलिए बोट पानी पे अपने हिसाब से चल पाती है। तो बोट की स्पीड ज्यादा है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है? कम। पानी की स्पीड क्या है? कम है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या सुननी है, आप सबसे पहले निकालोगे स्पीड इन अपस्ट्रीम और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। ध्यान से सुनना, स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब फ्लो के अगेंस्ट आना, पानी उधर जा रहा है, बोट इधर आ रही है, पानी की स्पीड y है, बोट की स्पीड x है, तो इस केस में निकलेगी रिलेटिव स्पीड, और इस केस में रिलेटिव स्पीड होगी x - y, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड हमेशा कम होती है, बोट आपको धीरे चलती हुई दिखेगी। और उसका रीजन है कि जब हम पानी के अंदर अगेंस्ट चलते हैं तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, बोट में से स्ट्रीम को माइनस करना पड़ता है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड। और यहां पर आएगी x + y km/h, डाउन स्ट्रीम के अंदर आपकी स्पीड में पानी की स्पीड भी जुड़ जाएगी, आप और तेजी से बहते जाओगे। अगली बात समझ में? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये आपकी फिक्स स्टेप जो आपको करनी है। अब हम चलते हैं केस के ऊपर कि हमें क्या क्या दिया गया। उसने बोला इन केस 1 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है और 44 डाउन स्ट्रीम गई है, और कितना टाइम लिया उसने? 10 आवर्स लिए। तो वो टोटल कंबाइंड टाइम है, वो कंबाइंड टाइम है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर आप टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं इससे 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते वक्त
उसको जो टाइम लगा मैं उसको निकालूंगा। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में उसको 100% टाइम लगा होगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। 30 डिस्टेंस हो गया और उसकी स्पीड अपस्ट्रीम में कितनी थी, एक्स माइनस वाई। यहां बच्चे गलती करते हैं, एक्स माइनस वाई की जगह वाई माइनस एक्स लिख देंगे, जबकि बोट की स्पीड को वो एक्स मानते हैं। आपको ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, बोट की स्पीड ज्यादा है तो वो आगे आएगी, स्ट्रीम की पीछे आएगी। 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये टाइम लगा उसको डाउन स्ट्रीम के अंदर, और जब इन दोनों टाइम को मैंने ऐड किया तो निकल के आया कितना, 10 आवर्स, क्योंकि उस दोनों टाइम का सम दे रखा है मुझे 10 आवर्स। सिमिलरली इन केस 2 उसने मुझसे कहा कि वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, और उसको टाइम कितना लगता है, उसको टाइम लगता है 13 आवर्स। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं यहां पर कि इन दोनों केसेस के अंदर आप लिखेंगे 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। और आप सब समझ सकते हो कि जिस तरीके से मैंने आपको रिड्यूसिबल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से आपको यहां पर सॉल्व करना है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए मानना है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आपको बी मानना है। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई आप ए मानेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आप बी मानेंगे, और आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। लास्ट के अंदर उसने आपसे बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड पूछी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। सो द स्पीड ऑफ बोट इज दिस एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब ये एनसीईआरटी 3 पॉइंट से क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसके अंदर भी आपके सामने जो क्वेश्चन आया वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे बेस्ड ही था। अब ये क्वेश्चन का लेवल और उस एग्जाम्पल का लेवल, जो एग्जाम्पल मैं लिया था, दिस इज द एग्जाम्पल 19 ऑफ दिस एग्जाम्पल 19 ऑफ एनसीईआरटी, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल का लेवल और इसके लेवल में अगर कंपेयर करें तो एग्जाम्पल का लेवल ज्यादा अच्छा है। ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि वहां पर आपको दे रखा था कंबाइंड टाइम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में मिलाकर इतना टाइम लगता है। यहां पर इसने साफ साफ बोल दिया रितु कैन रो, यहां पर इसने क्या बोल दिया है कि रितु कैन रो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। ये कोई कैरेक्टर है रितु, ये 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अपनी बोट को चलाती है 2 आवर्स में, और 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलाती है 2 आवर्स में। तो यानी कि आपको सेपरेट टाइम गिवन है, डाउन स्ट्रीम का टाइम अलग से गिवन है और अप स्ट्रीम का टाइम अलग से गिवन है। आपको बस यहां पर इक्वेशंस फ्रेम करनी है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का यूज तो आएगा। तो आपने लिखा लेट द स्पीड ऑफ बोट, पूरा लिख लेना अच्छे तरीके से, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की स्पीड उसको आपको क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड हो गई स्ट्रीम की। तो आप सब जानते हो अच्छे तरीके से कि जो हमारे पास अप स्ट्रीम में स्पीड होगी और जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी वो क्या क्या होगी, जरा दिखते ध्यान से। अप स्ट्रीम में होगी x प्लस x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम के अंदर होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बात समझिएगा ध्यान से, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में आपको उसने बड़े आराम से स्पीड हमने निकाल दी है। उसने कहा था कि अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जाती है और टाइम लेती है 2 आवर्स, ये 20 किलोमीटर जाती है और टाइम लेती है 2 आवर्स। बेसिकली यहां तेज चल रही है इसलिए ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है उतने ही टाइम में। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसने बोला है कि बताओ कि बोट और स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 2, बिकॉज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप 2 मिनट में निकाल पा रहे हो कि डिस्टेंस 4 थी, स्पीड ये है, तो हमने तुरंत निकाल दिया। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर भेज दो, इस पूरे ब्रैकेट को, और इस 2 को इधर ले आओ। तो आप बोलोगे एक्स माइनस वाई इक्वल टू निकल के आएगा 2 के इक्वल। तो यहां पे रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, और हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 10 के इक्वल निकल के आएगी। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो आप दोनों की दोनों वैल्यूज को x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इन दोनों को आप लोग फटाफट से ऐड करो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू आएगा 12 और x निकल के आएगा 6 के इक्वल, और इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो तो y कितना निकल के आएगा 4। तो हम कह सकते हैं सो द स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की स्पीड हो कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। आप बड़े आराम से कर सकते हो, यहां आपको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां ऐसा नहीं है कि आप 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए मानोगे, आपको पता है कि सिंगल टर्म है, आराम से उधर भेज के काम चल सकता है। ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है और इंपॉर्टेंट भी काफी ज्यादा है, ध्यान रखना। तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
आपको लिखा हुआ है 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. इसने बोला है आपसे कि 2 women और 5 men, 2 women and 5 men, ये लोग किसी काम को कंप्लीट करते हैं 4 days में, while 3 women and 6 men complete it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work, also that taken by 1 man alone to finish the work. बहुत सिंपल है. आप लिखो let the time taken by 1 woman to do the complete work be X days. मैंने मान लिया कि X days के अंदर एक वुमेन पूरा काम कर रही है. अगर एक वुमेन X डेज में पूरा काम कर रही है तो मुझे बताओगे इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा. अगर ये एक दिन में अगर ये X डेज में पूरा काम करती है, कंप्लीट वर्क का मतलब होता है 1. इसने X डेज में पूरा काम किया है, X डेज में पूरा काम किया है, तो 1 डे में कितना किया होगा. तो 1 डे वर्क हो जाएगा 1/x. एक वुमेन का 1 डे वर्क 1/x है. लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन, हमने मान लिया कितना हो गया, Y डेज हो गया. एक मैन Y डेज में पूरा काम कर रहा है, तो इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा. तो 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन कितना हो जाएगा, 1/y. ये दो जो मैंने सर्कल किए हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें मैं स्टार लगा रहा हूं. 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन 1/x, 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन 1/y. इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना. और इसके बाद तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. इसे सिंपली आपसे यही पूछा है, क्या पूछा है आपसे, कि उसने 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर 4 डेज में पूरा काम कर रहे थे, तो इनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा. इनका 1 डे वर्क होगा 1/4. इन 7 लोगों का 1 डे वर्क 1/4 है. आप मुझे यह बताओ कि एक वुमेन का 1 डे वर्क क्या था. एक वुमेन का 1 डे वर्क था, देखो इन डेज वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि यहां पर आपको इक्वेशन फ्रेम करने के लिए जो डेज होते हैं वो सेम करने होते हैं. अगर यहां पर आपने ये 1 डे वर्क निकाला है तो उसका एक रीजन है 1 डे वर्क क्यों निकाला है. बिकॉज यहां पर 1 डे वर्क निकाला, उसका रीजन है बिकॉज इनमें नंबर ऑफ डेज सेम करेंगे. सेम डेज का काम इक्वेट हो सकता है, उसका 4 दिन का काम, इसका 3 दिन का काम, कैसे इक्वेट करोगे यार. नंबर ऑफ डेज तो सेम बनाओ तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा. तो सीधी सी बात है, आपको पता है 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन 1/x था. अगर एक वुमेन का 1 डे वर्क 1/x है तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2/x. एक आदमी का 1 डे वर्क 1/y था, तो 5 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 5/y. ये था 1 डे वर्क ऑफ, दिस इज द कंबाइंड 1 डे वर्क ऑफ दीज 7 पीपल. इन 7 लोगों का 1 डे वर्क है ये, और इन 7 लोगों का 1 डे वर्क मैं निकाल चुका हूं 1/4 के इक्वल है. तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकंड केस में उसने बोला, इन केस 2 वो आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ वुमेन 3 हो जाए और नंबर ऑफ मैन 6 हो जाए. लिखा है उसने, इफ नंबर ऑफ वुमेन आर 3 एंड नंबर ऑफ मैन आर 6 देन द वर्क वुड बी कंप्लीट इन 3 डेज. तो काम 3 दिन में ही पूरा हो जाएगा, 3 डेज में काम पूरा हो जाएगा. तो इनका 1 डे वर्क कितना निकल के आएगा, तो इनका 1 डे वर्क निकल के आएगा, 1 डे वर्क इज 1/3. तो हम लोग कह सकते हैं 3/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/3. बिल्कुल ऐसे इसको फ्रेम किया था वैसे इसको फ्रेम किया है. और आप सिंपली दोनों के अंदर 1/x को a मानेंगे, 1/y को b मानोगे, और सॉल्व करके आराम से x और y की वैल्यू निकालोगे. और वो प्रेजेंट कर रहे होंगे किस चीज को, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन, अकेली एक वुमेन, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन टू डू द होल वर्क, वो x हमारा आंसर होगा. एक आदमी अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा, वो y हमारा आंसर होगा. तो आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से कि हमारे आंसर्स क्या क्या है. अब आगे चलते हैं और ध्यान से सुनना है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद, ये हमारे 3.6 का ही सेकंड का लास्ट पढ़ेंगे, 3.6 का आखिरी क्वेश्चन है ये.
देख रहे हो, एक ट्रेन पकड़ रहा है, एक बस पकड़ रहा है, उस अकॉर्डिंग यहां बोला कि रूही जो है वो 300 किलोमीटर्स कवर करती है, और लिखा हुआ है साफ साफ कि 300 किलोमीटर्स उसको कवर करने में 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने पड़ता है। वो कुछ तो कवर करती है ट्रेन से और कुछ कवर करती है वो बस से। उसको 4 घंटे लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर कवर करती है ट्रेन से और बचा हुआ कवर करती है बस से। कहीं ना कहीं इक्वेशन हमारे दिमाग में बन रही है। जो रूही है वो ट्रेन और बस दो चीजों को यूज कर रही है। इन केस 1 वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है। टोटल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। इसमें से 60 उसने कवर कर लिया ट्रेन से, बचा हुआ 240 उसने कहां से कवर किया? बस से। ट्रेन और बस यहां से उसने कवर किया है अपना अपना डिस्टेंस 60 और 120 किलोमीटर्स, और इसमें उसको टाइम कितना लगा? पूरा 4 आवर्स। आगे पढ़ते हैं उसने क्या बोला है। आगे उसमें लिखा हुआ है कि इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो बेसिकली अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करेगी, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है और बचा हुआ 200 किलोमीटर वो बस से करती है, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है, यानी कि 4 घंटे और 10 मिनट लगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में चलने वाला है। उसने हमसे पूछे कि बताओ ट्रेन की स्पीड क्या होगी और बस की स्पीड क्या होगी। तो हम लोग लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मैंने ट्रेन की स्पीड को क्या मान लिया? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और जो बस की स्पीड है उसको मैंने क्या मान लिया? y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन और बस की स्पीड उसने पूछी, मैं दोनों की स्पीड को अज्यूम कर लिया है। और इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, बिकॉज पूरा कैसे मिनट हमारी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग 10/60 लिख करके इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को आवर्स में करने का तरीका होता है डिवाइड बाय 60। आंसर आएगा 1/6, यानी कि 10 मिनट्स का मतलब होता है 1/6 आवर्स। तो 4 + 1/6 कितना हो जाएगा? 25/6 आवर्स। ये आपने निकाला है। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखना। बाकी सब तो बहुत ईजी है। फॉर्मूला एक ही काम करेगा। हमने निकाला था टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन केस 160 किलोमीटर ट्रेन से स्पीड थी x, टाइम लगा 60/x। 240 बस से स्पीड थी y, 240/y। टोटल टाइम लग रहा था 4 घंटे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एकदम सिंपली बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं आई। सेकंड केस के अंदर 100 किलोमीटर ट्रेन से किया, स्पीड थी x, तो आंसर हो गया 100/x। 200/y, और टाइम कितना लग रहा था? 25/6। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। आप बड़े आराम समझ सकते हो कि ये जो इक्वेशन हमारे सामने बन रही है, ये इक्वेशंस आपको पहुंचा देगी आपकी मंजिल तक, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस तक। आप बड़े आराम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से 3.6 कंप्लीट करते हो और आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए लीनियर इक्वेशन के। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज के हैं, तो मैं आपको कराऊंगा, जरा ध्यान से देखना। और मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसी इक्वेशंस में हम किस तरीके से, इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम में किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना है ना, समझने की कोशिश करना। अब ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 3.7 एनसीईआरटी का ये, और लीनियर इक्वेशन में इतना कर लिया तो उसके बाद आपको बाहर की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं बड़े आराम से, और इसके बाहर वो पूछेगा भी नहीं। तो आप जरा ध्यान से पढ़ना इन चीजों को। द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, द 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। आप सब जानते हो कि अगर 2 फ्रेंड्स हैं, लेट द एज ऑफ अनी की एज को मैंने x मान लिया और बीजू की एज को मैंने y मान लिया। अनी की प्रेजेंट एज को मैंने x माना है और बीजू की प्रेजेंट एज को मैंने y माना है। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल है, इन दोनों की एज का डिफरेंस 3 है। दोनों की एज का डिफरेंस 3 है, इसका मतलब क्या 3 है? x - y 3 है या y - x 3 है? मुझे नहीं पता कौन बड़ा है। जब दिमाग दो चीजों पे काम कर रहा हो तो आपका जवाब एक ही आना चाहिए कि x - y भी 3 हो सकता है और y - x भी 3 हो सकता है। हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं हमारे 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में। मैंने दोनों इक्वेशंस बनाई। सवाल यहां पर इस चीज का उठेगा अब कि यहां पर आपके सामने अनी के फादर है धर्म। धर्म साहब अनी की एज के डबल है। धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कैथी उसकी सिस्टर है।
तो दो कैरेक्टर और आ गए, धर्म और कैथी। तो इतने सारे कैरेक्टर देख बच्चा जनरली परेशान हो जाएगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। धर्म का रिलेशन अनी के साथ है और बीजू का रिलेशन कैथी के साथ है, और उनका प्रॉपर रिलेशन दे रखा है कि धर्म डबल है अनी का। धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो आप कह सकते हो कि धर्म अगर अनी का डबल है, धर्म अगर अनी का डबल है, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, मैं लिखा यहां पे कि धर्म की एज कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ अनी, 2x। द एज ऑफ धर्म इज 2x। अब एक छोटी सी बात समझना, कैथी जो कि बीजू की सिस्टर है, बीजू कह रहा है कि वो उसकी एज का डबल है, जबकि बीजू की एज हम जानते हैं कि y है। आज मैं आपसे, आज आपके और मेरे बीच में डिफरेंस आ रहा है, सपोज आपके और मेरे बीच में डिफरेंस आ रहा है अराउंड हाफ एज का। सपोज मैं हूं 30 ईयर्स का और आप हो गए 15 ईयर्स के। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं हूं नहीं भाई 30 साल का है ना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज मान लो आप 15 के और मैं 30 का हूं, और मैंने कहा कि मैं आपकी एज का डबल हूं, मैं आपकी एज का डबल हूं और मेरी एज 30 है। तो अपनी एज निकाल सकते हो क्या आप? बिल्कुल। अगर मैं आपका डबल हूं और मेरी एज 30 है, तो आपकी एज 100% मेरी आधी होगी। तो कितने हो गए आप? 15 ईयर्स के हो गए। तो बीजू कह रहा है कि मैं कैथी का डबल हूं, तो कैथी कह रही है तो मैं तेरी हाफ हो गई ना यार। तो कैथी कितनी हो जाएगी? द एज ऑफ कैथी इज y/2। इन दोनों की एज का डिफरेंस आ रहा है 30 ईयर्स। हम सब जानते हैं कि यहां पर हमें कोई डाउट नहीं है इस टाइप का कि कौन किससे बड़ा है। सबको पता है कि धर्म फादर थे और कैथी उसकी सिस्टर है। ये तीन लोग एक ही एज ग्रुप के हैं, अनी, बीजू और कैथी। धर्म इनसे एज ग्रुप में काफी बड़ा है, तो हम समझ सकते हैं कि धर्म माइनस कैथी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 30। तो आप सब जानते हो कि एक बार आप इन दोनों को लेकर सॉल्व करोगे और एक बार आप इन दोनों को लेकर सॉल्व करोगे। ध्यान रखना, इनको लेकर सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा बहुत इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। आगे चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। अभी दो दोस्त हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। सपोज दिस इज फ्रेंड ए एंड दिस इज फ्रेंड बी। तो फ्रेंड ए जो है वो फ्रेंड बी से बोलता है गिव मी 100 आई शैल देन ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मैंने मान लिया कि इनिशियली इनके पास कुछ अमाउंट था। क्या अमाउंट था? हमने लिखा let the amount of first friend be x rupees and let the amount of second friend be y rupees। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, पहला दोस्त दूसरे से बोल रहा है कि मुझे 100 रुपए दे, मैं तेरे से डबल अमीर हो जाऊंगा। अब सिंपल सी बात है, x और y ये दो अमाउंट है हमारे पास। इसने उससे कहा कि मुझे 100 रुपए दे, इसने इसको 100 रुपए दिए, तो इसके पास 100 रुपीज आए। उसके पास 100 रुपए कम भी तो हुए, तो इसके पास कितना अमाउंट बन गया? x प्लस 100। इसके पास कितना अमाउंट बन जाएगा? y माइनस 100। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इससे ये बंदा उससे 100 रुपए लेकर के कह रहा है कि मैं तेरे से दुगना अमीर हो जाऊंगा। मतलब जो x प्लस 100 है वो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 100 है। सॉल्व करने पर निकल के आएगा x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 200। और हम कह सकते हैं कि x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा? 300, माइनस का 300। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके सेकंड केस में उसने क्या कहा, पढ़ते हैं जरा ध्यान से। इस बार सेकंड फ्रेंड की बारी है। उसने बोला कि देख भाई, अब तू मेरे को 10 रुपए दे, सिर्फ 10 रुपए दे। सेकंड फ्रेंड कहता है तू मेरे को सिर्फ 10 रुपए ही दे, आई शैल बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो बहुत बड़ी बात हो गई। वाई उससे 10 रुपए मांग रहा है, यानी कि इसने उसको 10 रुपए दिए हैं और इसके पास 10 रुपए कम हो गए, तो इसके पास बचे x माइनस 10 और इसके पास हो गए y प्लस 10। तो हम ये कह सकते हैं कि y प्लस 10 जो है वो x माइनस 10 का कितने टाइम्स हो गया? 6 टाइम्स हो गया। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन क्या निकल के आएगी? 6x माइनस 60 और 6x माइनस y इज इक्वल्स टू आएगा 70। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, सेकंड इक्वेशन आपके पास है। आप बड़े आराम सॉल्व करके निकाल सकते हो x और y की वैल्यूज, और यही उसने आपसे पूछा है कि बताओ कितना कितना अमाउंट उनके पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना वो ट्रेन वाला क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन की खास बात यह है कि जो ट्रेन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड उसने यूनिफॉर्म बोली है, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके,
द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हैं तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। बात सही है, वो तेज भागेगी, जल्दी पहुंच जाएगी, 2 घंटे पहले पहुंच गई। देन द शेड्यूल टाइम, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, अगर उसको हमने 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया तो उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। बिल्कुल धीरे करोगे तो लेट पहुंचेगी ना। देन द शेड्यूल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब उसका वेरिएंस उसकी स्पीड और टाइम में ही आ रहा है सिर्फ, तो ऐसे केस के अंदर आप लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द टाइम टेकन बाय जो ओरिजिनल टाइम उसको लग रहा है वो कितना लग रहा है, y आवर्स लग रहा है। अगर उसकी स्पीड x है और टाइम उसको y आवर्स लग रहा है तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, x इंटू वाई एक्स वाई। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, x इंटू वाई एक्स वाई। यहां तक आप में से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, x इंटू वाई एक्स वाई निकल कर आ गया। और आप कह सकते हो कि स्पीड और ट्रेन की कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और जो से टाइम लिया वो कितना लिया, y आवर्स। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। उसने हमसे क्या कहा, दिस इज द ओरिजिनल डिस्टेंस। और आपको पता है किसी भी ट्रेन के मेरे वहां तक दौड़ के जाने से वो डिस्टेंस कम थोड़ी हो जाएगा यार, कि मैं दौड़ जाऊंगा तो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं। मेरे तेज भागने से टाइम कम लगेगा लेकिन डिस्टेंस तो उतना का उतना रहेगा। तो बेसिकली आपकी ट्रेन आप धीरे चलाओ या तेज चलाओ, स्पीड डिस्टेंस तो फिक्स है। तो मैंने यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया कि उसकी स्पीड को जब 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया तो उसकी स्पीड हो गई है और उसका टाइम हो गया y-2, क्योंकि 2 घंटे उसको जल्दी पहुंच गई, वो 2 घंटे कम लगे तो y-2 ही लगा उसको। अगर आज मैं न्यू डिस्टेंस, न्यू स्पीड और न्यू टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो डिस्टेंस आएगी वो पुरानी वाली ही आएगी, क्योंकि स्पीड और टाइम के कम ज्यादा होने से डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आप समझ गए कि इक्वेशन कैसे बनेगी, xy-2x प्लस 10y-20 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, xy से xy कट जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 10y इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, 20। और हम कह सकते हैं कि -x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में हमने क्या लिखा है, जब उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से कम किया तो उसको टाइम 3 घंटे ज्यादा लगे। x माइनस 10 और y प्लस 3, डिस्टेंस कितना होगा, xy। तो आपने ऑब्जर्व किया 3x माइनस 10y, साथ में xy भी है आगे, और -30 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप कह सकते हो 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 30। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आप इन दोनों को सॉल्व करके बड़े आराम से x और y निकाल सकते हो। बट बेसिकली उन्होंने पूछा है आपसे डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको x और y को मल्टीप्लाई करके ही आंसर देना पड़ेगा। x और y को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे सकते हो। दिस इज द डिस्टेंस। आगे चलते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.7 का ही। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो ऑफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। जैसे ग्राउंड के तो तुम खड़ा कर रहे हैं ना, स्क्वायर फॉर्मेशन में खड़ा कर रहे हैं, देख रहे हो आप लोग। तो बेसिकली आपके सामने ऐसा ही कुछ सीन बन रहा है कि बच्चों को कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, रोज की फॉर्म में ना, ऐसा रो बना रहे हैं, जैसे रो बनी है वैसे रो बना रहे हैं। तो इनका कहना है कि जब ये 3 बच्चे एक रो में एक्स्ट्रा बिठाते हैं तो वहां पर एक रो कम बनती है। सीधी सी बात है, आप मान लो कि एक कमरे के अंदर बैठे हो, आप उस रूम के अंदर, क्लास रूम के अंदर आप लोग ऐसे बैठे हो, 5 बच्चे बैठे हैं रो के अंदर, एक रो में 5 बच्चे बैठे हुए हैं, और ऐसी ही टोटल 8 रो बनी हुई है। तो 5 8 का कितना हो गया, 40, यानी कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने निकल गए, 40 निकल गए, क्योंकि ऐसी 8 रो बनी हुई है और एक रो में 5 बच्चे बैठे हैं। अब अगर मैं इस अरेंजमेंट को बिगाड़ दूं और मैं 8 बच्चों को बिठाऊं और 5 रो बनाऊं, तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे क्या? वो अभी भी 40 के 40 रहेंगे ना, बिठाने का तरीका ही तो चेंज किया है। तो बेसिकली आप इस बात को समझ सकते हो अच्छे तरीके से कि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो 2 बातों पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और एक रो में बच्चे कितने बैठे हैं। तो मैंने अपना अजम्पशन उसी को बनाया। इसने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना बड़ा आसान है। मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, कितना हो गया वो, x, एंड लेट द
नंबर ऑफ रोज वो हमने कितना मान लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स है और नंबर ऑफ रोज हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो एक्स है, नंबर ऑफ रोज कितनी है वाई। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। एक रो में बच्चे 5 थे, टोटल 8 रो बनी हुई थी, बच्चे कितने हो गए 40। क्या किया आपने 5 8 40, वैसे हमने यहां पे किया एक्स इंटू वाई, एक्स टोटल में स्टूडेंट्स और एक्स वाई। अरेंजमेंट को चेंज करने से टोटल नंबर बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये फिक्स है, ठीक है। क्या कहा इसने, जब हम लोग 3 बच्चे एक्स्ट्रा बिठाते हैं एक रो में, यानी कि एक्स की जगह अब एक्स प्लस 3 बिठाएंगे तो एक रो कम बनेगी, यानी कि y माइनस 1 ही बनेगी। तो हम कह सकते हैं यहां पर, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो हम ये समझ सकते हैं इसी तरीके से कि इस बार x के अंदर हमने 3 ऐड कर दिया है, x प्लस 3, और उससे नंबर ऑफ रोज क्या हो गई, 1 कम हो गई। न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज भी एक्स वाई ही रहेंगे, ध्यान रखना। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो रहा है ये, तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि अगर 3 बच्चे हम कम बिठाते हैं एक रो में, 2 रो कम बनेगी। अगर x माइनस 3 बिठाते हो तो रोज बनती है y प्लस 2, 2 रोज एक्स्ट्रा बनती है, तो हो गया एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 6। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व करके आप x और y निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखना आंसर देना है टोटल स्टूडेंट्स, और टोटल स्टूडेंट्स किससे निकलेंगे, टोटल स्टूडेंट्स निकलेंगे x इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ध्यान रखना, ये आपको निकालकर आंसर लिखना है, ओके। आगे चलते हैं इसके बाद। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके एंगल्स के बीच में रिलेशन दे रखा है। इनका कहना है कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। बोल रहा है कि हर एक एंगल की वैल्यू निकालो। तो मैंने नॉर्मल तरीका निकाला, देखो इसको लेकर हम क्वेश्चन को, और वैसे 3 इक्वेशन यहां से बन जाएगी, 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं तो उनके साथ 2 इक्वेशंस भी तो आ रही है, तभी तो आप उनकी वैल्यू निकाल पा रहे हो। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 होंगे और इक्वेशन मेरे पास 2 ही होगी तो मैं उनकी वैल्यूज नहीं निकाल पाऊंगा कभी भी। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जितने वेरिएबल चाहिए होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं और इजी तरीके से कराऊंगा। मैंने कहा कि इन सारे के सारे एंगल्स का सम क्या 180 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर मैं एंगल ए और एंगल सी की वैल्यूज निकाल के बी की फॉर्म में पुट कर दूं तो मेरा काम थोड़ा आसान हो सकता है। तो मैंने एंगल सी को निकाला 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से निकल गया। 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी हो गया। अब आप इसको इधर भेज दो तो आप कह सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए हो जाएगा। तो एंगल ए कितना निकल के आएगा? एंगल बी का हाफ। तो यानी कि हम समझ गए कि एंगल ए जो है वो एंगल b/2 के इक्वल है और एंगल सी 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी के इक्वल है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल b/2 प्लस एंगल बी, और यहाँ पे कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इन सब में अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी और प्लस 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू में कितना आएगा 180। इन सबको सॉल्व करने पे कितना आएगा 9 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 2, और आप कह सकते हो कि 9 से कैंसिल हो जाएगा ये 20 टाइम्स, और आपका एंगल बी निकल कर आएगा 40 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 40 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू आ रही है 40 डिग्री, तो एंगल सी निकल के आएगा 3 टाइम्स ऑफ 40 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल ए निकल के आएगा हमारे पास 40/2, दैट विल बी इक्वल टू 20 डिग्री। तो आप समझ सकते हो कि एंगल ए की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू और एंगल बी की वैल्यू तीनों हमने निकाल दिए बड़े आसानी से। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पहले, क्वेश्चन नंबर 6 पहले करा चुका हूं, ग्राफ वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके निकालना है। लेकिन बच्चे जनरली इस क्वेश्चन से कतराते हैं, क्यों? उनको लगता है कि यार ये वेरिएबल वाला हमसे सॉल्व कैसे होगा, और बहुत ज्यादा आसान है सॉल्व करना। ध्यान रखना, आप सिंपल इसमें एलिमिनेशन लगाओ, 2 मिनट में आंसर आएगा, देखना अच्छे से।
मैं आपको करके दिखाता हूं, और इसी पैटर्न के थ्रू आप इसका कोई भी पार्ट कर सकते हो। इसमें 4 पार्ट है और चारों में से कोई भी कर सकते हो आप, एनी। वैसे 5 है, एक और है अच्छा खासा, लेकिन वो इस तरीके का नहीं है, उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे करना होता है। ये 2 इक्वेशंस है, मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया किससे, Q से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। एक काम करो, इसको P से कर लो, क्योंकि इसमें y का साइन जो है वो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सिंपल इक्वेशंस को ऐड करना रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। P से कर लिया, और इस इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, Q से। P को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, p स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। मल्टीप्लाई करना है, हर एक टर्म से करना है। Q से करो, q स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों को मैंने ऐड किया, ये कैंसिल हो गया। यहां पे आएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, निकल के आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स, और यहां पे क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसके इक्वल टू में कितना आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप समझ सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आपका एक्स की वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। कितना इजी इनको सॉल्व करना है, एकदम आसान सा पार्ट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस में, एकदम सिंपल से क्वेश्चंस है। अब इस वाले पार्ट की वैल्यू को उठा करके आप इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, पता नहीं वहां पुट कर दिया, p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। आप कह सकते हो कि p प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, p से p कैंसिल हो जाएगा, क्यू वाई निकल कर आएगा हमारे पास माइनस क्यू के इक्वल, और y की वैल्यू निकल के आएगी -1 के इक्वल। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू है और वो हमारे पास x की वैल्यू थी, तो हमारे दोनों आंसर्स आपके सामने हैं, x और y की वैल्यूज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऐसे ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, इन सारे के सारे पार्ट्स के अंदर आप में से किसी को दिक्कत है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें इस a प्लस बी को पहले x और y दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देने लगे। और अब आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है क्वेश्चन के ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि a प्लस बी वाई दोनों के कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। तो आप दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट लिख करके और फटाफट से क्या कर लोगे, एलिमिनेट कर लोगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना आसान है ये कॉन्सेप्ट। अब आप समझ सकते हो कि कितना इजी हो गया है सब कुछ। जैसे आप लिखोगे माइनस 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 प्लस और प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल कर आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, और वहां पर आप देख सकते हो कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास निकल कर आएगा 2ab प्लस 2b स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 2b स्क्वायर, और आप आराम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से a से a कट रहा है, x इक्वल्स टू निकल के आ रहा है, उन दोनों के अंदर 2b कॉमन आएगा, बचेगा a प्लस बी, और यहां पर बचा था 2b साथ में, वो चला गया उनके अपॉन में, 2b से 2b कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x की निकल के आ गई a प्लस बी। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन इतनी सी जगह में हो गया, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इजी लेवल है अगर आप एलिमिनेशन लगाते हो इन क्वेश्चंस में। तो इसका ये जो फिफ्थ पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जब आपके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इस तरीके से इंटरचेंजिंग हो, 152 यहां है x का और यहां y का है, यहां इसका y का कोफिशिएंट यहां x के कोफिशिएंट के इक्वल है, तो इन इक्वेशंस को एक बार तो आपको ऐड करना होता है। इन इक्वेशंस को एक बार तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और एक बार आप इन इक्वेशंस को पहले तो आपने ऐड कर लिया, तो ऐड करने पर ही कितना हो जाएगा, जब हमने इसको ऐड किया कितना निकल के आएगा, ये माइनस हो जाएगा, आपके पास आएगा 226, लेकिन माइनस का, ये आएगा माइनस का 226y, ये निकल के आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये निकल के आएगा 678। माइनस का 226 कॉमन लो, बचेगा x प्लस वाई, और इक्वल टू में आएगा माइनस का 678। तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 678 अपॉन में माइनस का 226, माइनस से माइनस कट जाएगा और 226 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, तो आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द
x plus y is equals to 3. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब हम बात करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को. हम क्या करेंगे, 152x इज इक्वल्स टू माइनस का 74. तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इस बार सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे इस बार. तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज. ये प्लस हो गया, तो ढंग से लिख दो इसको. ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा. तो जो सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 530x माइनस 530y और इक्वल्स टू में निकल के आएगा 530. तो सॉल्व करने पर कितना निकल के आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस आपके पास है. इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप कोई मेथड यूज कर सकते हो. लाइक आपने यूज कर लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. कैंसिल हो जाएगा. 2x इक्वल्स टू निकल के आएगा 4x निकल के आ जाएगा 2. इस वैल्यू को आप कहीं पुट कर दो, यहां पुट कर दो. 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी. द वैल्यू ऑफ y बिकम्स 1. कोई दिक्कत ही नहीं है. ध्यान रखें, ऐसे इस इक्वेशन को इस टाइप सॉल्व करते हैं. ध्यान रखना. अभी लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का इस वीडियो का, थोड़ा ध्यान से देखना. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है. बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ एक हिंट की जरूरत है इसके अंदर. हम लोग सब जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. 180 डिग्री लिख देना. रीजन लिख देना. रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 4y प्लस 20. एंगल सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4x और इक्वल टू में कितना आ रहा है, 180 डिग्री. जैसे आपने सॉल्व किया, माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 160 हो जाएगा और यहाँ पे 4 कॉमन ले लो आराम से और सॉल्व कर दो. माइनस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आएगा प्लस 40. एकदम सिंपल इक्वेशन. ऐसी इक्वेशन इन दोनों को लेकर बना सकते हो और फिर सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल के जाएगा बड़े आराम से. तो ध्यान रहे कि ये आप लीनियर इक्वेशन में जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े, साथ में सीखे, इन सारे के सारे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. एनसीईआरटी के बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं. मैंने आपको सिखाया उतना कर लो, बहुत है. इतने क्वेश्चंस अगर आपने लीनियर में कर लिए तो लीनियर क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, चलो भाई, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय.